Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 2 of chapter number 8, Reforms in Indian Society. Till this paragraph, we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with स्वामी दयानंद सरस्वती. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे किससे बेटा? स्वामी दयानंद सरस्वती से. तो अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में रिफॉर्म मूवमेंट को हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे एक बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक जिनका नाम था दयानंद सरस्वती. ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, एक अच्छे स्पिरिचुअल टीचर थे जिनका बिलीव था कि भगवान एक ही है. आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, इमटेरियल है, हम सब का भगवान एक ही है. ये किस बात पे बिलीव करते थे? वन गॉड पे. इनका बिलीव वेद्स पे बहुत ज़्यादा था. ये कहते थे कि जितना भी नॉलेज का सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ किस में कंटेंट है? वेद में. अगर आपने वेद पढ़ लिया है तो इससे ज़्यादा कहीं और किसी सोर्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है. तो नॉलेज का सोर्स क्या है? वेद. ये कौन कहते थे? दयानंद सरस्वती. तो इन्होंने लोगों को एनकरेज किया कि भाई जब हमारे वेद में इतना नॉलेज है तो आप सबको वेद पढ़ना चाहिए. इन्होंने अलग अलग तरीक़ों से लोगों को समझाया कि हम सबको क्या पढ़ना चाहिए? वेद पढ़ना चाहिए. और ही प्रीच्ड, इन्होंने उपदेश दिया, गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेद. मतलब जो 4 वेद हैं उन चारों वेदों को आपको पढ़ना चाहिए. अच्छा, इन्हें आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा, रिचुअल्स ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थे. इनका ये अपोज करते थे. ठीक है कि मूर्ति पूजा से कुछ नहीं मिलता है, जो अननेसेसरी रिचुअल्स हम करते हैं उससे कुछ नहीं मिलता है. बच्चों की शादियाँ, छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ नहीं करनी चाहिए. इवन इन्होंने एनकरेज किया विडो रीमैरिज करनी चाहिए. इन्होंने एनकरेज किया वीमेन को कि भाई आपको पढ़ना भी चाहिए. ठीक है. और इन्होंने औरतों को एनकरेज किया कि भाई आप सबको पढ़ना चाहिए. अगर आपको अपनी कंडीशन में सुधार करना है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है. इवन इन्होंने आवाज़ उठाई कास्ट डिफरेंसेस के अगेंस्ट में कि भाई कास्ट में कोई डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए. देखो, कास्ट सिस्टम इनिशियली बना था ऐसे कि भाई अगर आप एक जैसा काम करते हैं, ठीक है, सपोज करो कोई बार्बर है, कोई वॉशरमैन है, तो आप सब लोग किसको बिलोंग करेंगे? एक ही जाति को बिलोंग करेंगे. कर्म प्रधानता थी. पर बाद में इसको कैसे देख लिया गया कि रिजिडिटी आ गई. अगर आप एक कास्ट के हो तो उसी कास्ट में रहेंगे, उसी ऑक्यूपेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा. तो दयानंद सरस्वती को इसमें बहुत गलत नज़र आता था कि भाई कास्ट मोबिलिटी होनी चाहिए. कि आज मुझे कारपेंट्री पसंद है तो हो सकता है कल मुझे एक आर्ट पसंद आ जाए जिसे हम कहते हैं हेयर स्टाइलिस्ट मुझे बनना है. पर ऐसा नहीं हुआ करता था. तो इसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा थे दयानंद सरस्वती. वो कहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए, कास्ट मोबिलिटी होना चाहिए और ये जो कास्ट में डिफरेंसेस हैं ये तो होने ही नहीं चाहिए. सोशल इनइक्वालिटी की जितनी भी जड़ है वो कास्ट और डिफरेंस ही है, ऐसा कहते थे दयानंद सरस्वती. इन्होंने क्या बनाई बेटा? आर्य समाज बनाई. कब बनाई? 1857 में बनाई. जो आर्य समाज थी उसने किस तरीके से लोगों को समझाया, पढ़ाया कि भाई कास्ट सिस्टम में को नहीं मानना है, आइडल वर्शिप नहीं करनी है ना, सारी कास्ट को इक्वालिटी देनी है. फिर आर्य समाज ने स्वामी दयानंद की टीचिंग्स को ही प्रोपेगेट किया, आगे की तरफ बढ़ाया. ठीक है. और आर्य समाज में सबका वेलकम था. मतलब कोई भी जाकर के आर्य समाज को ज्वाइन कर सकता था. ये किसी स्पेसिफिक कास्ट, स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए नहीं थी. क्लियर है? नेक्स्ट, पर अगर आप आर्य समाज को ज्वाइन करते हो तो आपको 10 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा. हम वन बाय वन वो प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल था वो था वेद को पढ़ना. आपको 10 प्रिंसिपल को फॉलो करना है. 10 प्रिंसिपल यहाँ पर आपके बुक में नहीं दिए हुए हैं तो आप ऑनलाइन जा कर के उनको पढ़ लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. इस 10 प्रिंसिपल जो थे उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या था कि भाई हम सबको वेदों को पढ़ना चाहिए. और बेटा जितनी भी दयानंद सरस्वती की टीचिंग्स थी ना उन्हें कंपाइल किया गया है एक बुक में जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश. तो दयानंद सरस्वती की टीचिंग्स को किस बुक में कंपाइल किया गया है? सत्यार्थ प्रकाश में. जब इनकी डेथ हो गई तो इसके बाद इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इनके कामों को आगे की तरफ लेके गए, सोसाइटी को बेटर बनाने की कोशिश की और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए जितनी भी काम रिक्वायर्ड थे वो सारे किए किसने? दयानंद सरस्वती के फॉलोअर्स ने. लाला हंसराज ने
दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोला, कहाँ पर? लाहौर में। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल कहाँ पर खोला गया? लाहौर में। किसने खोला? लाला हंसराज ने। तो बेटा पहला जो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल था जो लाहौर में ओपन अप किया, यहाँ से 1 मार्कर बन सकता है। किसने ओपन अप किया? लाला हंसराज ने। लाला हंसराज ने सेटअप किया दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, कहाँ पर? लाहौर में। ये बहुत फेमस कॉलेज बना, और क्योंकि ये इतना फेमस हुआ तो ओवर टाइम बहुत सारे दयानंद एंग्लो वैदिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे रामकृष्ण परमहंस को। तो रामकृष्ण परमहंस बहुत ही स्पिरिचुअल मैन थे, प्रीस्ट थे। कहाँ पर प्रीस्ट थे? ये काली टेम्पल में। कहाँ पर? दक्षिणेश्वर में, जो कलकत्ता के पास है। कलकत्ता के पास है दक्षिणेश्वर, वहाँ पर एक काली टेम्पल था, वहाँ पर ये प्रीस्ट थे, पुजारी थे, बहुत ही स्पिरिचुअल मैन थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। इनका मानना ये था, ये चाहते थे कि जितने भी रिलीजन के लोग हैं वो साथ में रहें और यूनाइटेडली रहें। इनका बिलीव था कि रिलीजियस साल्वेशन कुड ओनली कम टुगेदर। इनका मानना था कि रिलीजियस साल्वेशन जब हम लोग सब साथ रहेंगे तभी हम अचीव कर पाएंगे, और इसको अचीव करने का जो मीन्स होगा, जो तरीका होगा, वो होगा मेडिटेशन एंड डिवोशन। आइडल वर्शिप से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, कंप्लीट डिवोशन होना चाहिए आपका, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, साल्वेशन मिलेगा। ही सेड दैट वन मस्ट सर्व ह्यूमैनिटी, मतलब हम सबको ये रिचुअल्स, आइडल वर्शिप छोड़कर जिस काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो काम है कि भाई आप लोगों की सेवा करें, ह्यूमैनिटी को सर्व करें। ठीक है? जो लोग नीड में हैं, उन्हें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उनकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करें। कौन कहते थे ऐसा? रामकृष्ण परमहंस। इनके अकॉर्डिंग अगर आप ह्यूमंस को सर्व कर रहे हैं, इट मीन्स आप गॉड को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन सिंबल है किसका? गॉड का। ह्यूमंस वर सिंबल्स ऑफ गॉड। आपने ह्यूमैनिटी को सर्व किया, ह्यूमंस को सर्व किया, इट मीन्स आप डायरेक्टली किसको सर्व कर रहे हैं? गॉड को। ऐसा मानना था रामकृष्ण परमहंस का। इनका जो गाइडेंस था बेटा दूसरे रिफॉर्मर्स ने भी लिया। कौन कौन से रिफॉर्मर्स? केशव चंद्र सेन और दयानंद सरस्वती। फिर से ध्यान से सुनो। ये मानते थे कि ह्यूमन को सर्व करना गॉड को सर्व करने के इक्वल है, क्योंकि ज़मीन पे गॉड के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन ही हैं? ह्यूमंस ही हैं। ठीक है? ह्यूमंस वर सिंबल्स ऑफ गॉड, ऐसा कौन मानते थे? रामकृष्ण परमहंस। इनका जो गाइडेंस था वो दूसरे रिफॉर्मर्स ने भी लिया। किस किस ने बेटा? केशव चंद्र सेन, दयानंद। बेटा अब हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था? ओरिजिनल नेम नरेंद्र नाथ। ये डिसिप्लाई थे। डिसिप्लाई का मतलब क्या होता है? अनुयायी, स्टूडेंट। किसके स्टूडेंट थे? रामकृष्ण परमहंस के। इन्होंने अपने पूरे जीवन को डेडिकेट किया ह्यूमैनिटी को सर्व करने में। जहाँ जिसको जो नीड थी उसकी नीड को पूरा किया। हमेशा काम किया कि सोसाइटी को किस तरीके से डेवलप किया जाए और अच्छा बनाया जाए, सोसाइटी से एविल्स को दूर किए जाए। ये चाहते थे कि इंडियंस इंडिपेंडेंट हो जाएं, और इस तरीके से इंडिपेंडेंट हों तो अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएं। ठीक है? अपलिफ्ट करना मतलब ऊपर की तरफ ले जाना। और इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये हर इंडियंस को ये समझा पाए कि भाई हमारी सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर श्रेष्ठ है, अनकम्पैरेबल है। ही ट्राई टू इंस्टिल प्राइड इन इंडियंस के अंदर इन्होंने प्राइड को इंस्टिल करने की कोशिश की। लोगों को ये बताने की कोशिश की कि गर्व महसूस करो अपने सिविलाइजेशन पे, अपने कल्चर पे। इवन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी इन्होंने इंडियन कल्चर को प्रमोट किया। एक बार ऐसा हुआ कि इन्हें एक स्पीच डिलीवर करनी थी। कहाँ पर? ऑल वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, जिसे हम पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स भी कहते हैं। ये कहाँ हो रही थी? शिकागो में। शिकागो कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कब? 1893। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी इन्होंने प्रमोट किया इंडियन कल्चर को। एक इंस्टांस ऐसा ही दिखाई पड़ता है कि जब एक बार इन्हें स्पीच डिलीवर करनी थी ऑल वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, जिसे हम पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स भी कहते हैं। ये कहाँ पर हुआ? शिकागो में हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कब हुआ? 1893 में। इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्ट लिया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया ऑन अ ग्लोबल स्टेज, और इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया, इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया कि टिल डेट इन्हें जाना जाता है।
फिर स्वामी विवेकानंद जो कि डिसिपल आए थे रामकृष्ण परमहंस के, तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया कब? 1897 में, अपने गुरु की टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए। ये खुद भी हमेशा सोशल वर्क में एंगेज रहे अंडर रामकृष्ण मिशन। ऐसा नहीं कि एक मिशन बना दिया और लोग उसके लिए काम करते रहेंगे, खुद भी पूरे डेडिकेटेड थे उस मिशन में। इस मिशन ने बहुत सारे स्कूल्स बनाए, लाइब्रेरीज बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, ऑर्फनेजेस बनाए। स्कूल, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल और अनाथ आश्रम बनाए। इवन इन्होंने रिलीफ का काम भी किया। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ रही है जैसे अर्थक्वेक, फैमाइन, फ्लड, एपिडेमिक, तो उसमें भी इनके जो लोग थे, जो उस ग्रुप को बिलोंग करते थे, वो लोगों की सेवा के लिए जाते थे। बेटा अब हम पढ़ेंगे एनी बेसेंट को। तो जो एनी बेसेंट थी वो मेंबर थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। थियोसॉफिकल एक सोसाइटी थी जिसकी मेंबर थी एनी बेसेंट। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसे एस्टेब्लिश किया था किसने? मैडम ब्लैवात्स्की ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने वाली कौन थी? मैडम ब्लैवात्स्की। और दूसरे थे कर्नल ऑलकोट। ये कहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी? न्यूयॉर्क में। एनी बेसेंट मेंबर थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी को एस्टेब्लिश किसने किया था? दो लोग थे, मैडम ब्लैवात्स्की और कर्नल ऑलकॉट। ये दोनों कहाँ से थे? न्यूयॉर्क से थे। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? अडयार, चेन्नई के पास है। चेन्नई के पास अडयार में 1886 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर बना। थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश या शुरुआत में सेटअप कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए में है। किसने किया था? कर्नल ऑलकॉट और ब्लैवात्स्की, मैडम ब्लैवात्स्की ने। और एनी बेसेंट भी इसकी एक मेंबर थी। इंडिया में कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर बना? इंडिया में बना अडयार, चेन्नई के पास है। कब बना? 1886 में। बेसेंट ने एनकरेज किया इंडिया को कि भाई आप इंडियन कल्चर के ऊपर प्राइड करें। एनी बेसेंट ने एजुकेशन की फील्ड में भी बहुत काम किया, बहुत सारे स्कूल्स खोले लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। सेंट्रल हिंदू स्कूल बनाया बनारस में। सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस में किसने बनाया? हाँ, एनी बेसेंट ने बनाया। और इन्होंने बच्चों की कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशली कौन से? ऑप्रेस्ड क्लास के, जो बिल्कुल शेड्यूल ट्राइब से जो बच्चे बिलोंग करते थे, उनको भी अपलिफ्ट करना चाहती थी। तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए इन्होंने स्कूल्स बनाए और बहुत काम किया कि भाई एजुकेशन इन तक पहुंच पाए। ऐसे बच्चे जो शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, ऑप्रेस्ड क्लासेस से हैं, उन बच्चों के लिए इन्होंने बहुत काम किया, स्कूल्स बनाए, एजुकेशन को उन तक पहुंचाया। अब हम पढ़ेंगे रिफॉर्म मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया की रिफॉर्म मूवमेंट को तो महादेव गोविंद रनाडे, रामकृष्ण भंडारकर, इन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट को लीड किया, हेड किया। कहाँ पर? वेस्टर्न इंडिया में। वेस्टर्न इंडिया में रिफॉर्म मूवमेंट को हेड करने वाले, लीड करने वाले कौन थे बेटा? महादेव गोविंद रनाडे, रामकृष्ण भंडारकर। इन्होंने प्रार्थना समाज बनाया। कहाँ पर? बॉम्बे में। कब बनाया? 1867 में। 1867 में प्रार्थना समाज बनाया बॉम्बे में। किन लोगों ने? महादेव गोविंद रनाडे और भंडारकर जी ने। और इस प्रार्थना समाज का काम था कि कास्ट सिस्टम को, अनटचेबिलिटी को एरेडिकेट किया जाए। इस फील्ड में ये लोग बहुत काम किए कि कास्ट सिस्टम सोसाइटी से ख़त्म हो जाए, अनटचेबिलिटी ख़त्म हो जाए। इवन इन्होंने एनकरेज किया कि विडो की रीमैरिज की जाए, विधवाओं की शादी करा दी जाए, हिंदू मुस्लिम में यूनिटी रहे, विमेन का एमेंसिपेशन हो। मतलब इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई जहाँ पर सब इकोनॉमी के मेन स्ट्रीम के पार्ट बन जाए। बेटा ये जो वर्ड होता है ना, एमेंसिपेशन, एमेंसिपेटिंग, इसका मतलब होता है मुक्त करा देना या किसी का उद्धार कर देना। तो औरतों को मुक्त कराने की बात इन्होंने की, है ना, उनके उद्धार की बात इन्होंने की। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की, विडो रीमैरिज की बात की, और एजुकेशन को स्प्रेड किया। इसके बाद बेटा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, इन्हें हम महात्मा फुले भी कहते हैं या ज्योतिबा भी कहते हैं। इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाई थी। कब बनाई थी? 1873 में। और इस सत्यशोधक समाज में इन्होंने सारे लोगों को एंट्री दी। भले ही आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप सत्यशोधक समाज के मेंबर बन सकते थे। सत्यशोधक समाज हमेशा कास्ट इक्वालिटी की बात करती थी कि सारी जातियाँ बराबर हैं,
ये भी ऑप्रेस्ड क्लास को एमेंसिपेट मुक्त कराना चाहती थी, ऑप्रेस्ड क्लास को उद्धार करना चाहती थी। ज्योतिबा फुले हमेशा ये जो ब्राह्मण प्रीस्ट का डोमिनेशन था इसके अपोज में थी कि भाई क्यों एक ही क्लास के लोग, एक ही जात के लोग प्रीस्ट बनेंगे, क्यों इस प्रीस्टली क्लास को इतना डोमिनेंस मिलेगा। ये हमेशा से उसके खिलाफ थे और इन्होंने एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाया सारे लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लो कास्ट के माने जाते। इवन बेटा बहुत सारे लोग इनकी हेल्प के लिए आए और जो दो बड़े रिफॉर्मर थे जिन्होंने फुले की बहुत ज़्यादा हेल्प की वो थे जगन्नाथ शंकर सेठ और भावदा जी। जो अदर रिफॉर्मर्स थे वेस्टर्न इंडिया के थे उनमें थे गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें हम लोग हितवादी भी कहते हैं, रमाबाई रनाडे बहुत वोकल क्रिटिक थी कास्ट सिस्टम का। रमाबाई रनाडे बहुत ज़्यादा बुराई करती थी इस कास्ट सिस्टम की। इन्होंने विमेन को एम्पावर करने के लिए बहुत काम किया रमाबाई रनाडे ने। टू दिस एंड शी इम्पार्टेड वोकेशनल ट्रेनिंग और विमेन को एमेंसिपेट करने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए इन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग दी औरतों को, है ना। और पुणे में शारदा सदन बनाया। नहीं वो तो पंडिता रमाबाई ने पंडिता रमाबाई ने क्या बनाया बेटा, शारदा सदन बनाया पुणे में। होम फॉर विडोज़ के रहने के लिए एक जगह बनाई जिसे क्या कहा जाता है, शारदा सदन। किसने बनाई, पंडिता रमाबाई या रमाबाई रनाडे ने। बेटा जो विष्णु शास्त्री पंडित थे उन्होंने एस्टेब्लिश किया विडो रीमैरिज सोसाइटी कब, 18। बेटा अब हम पढ़ेंगे रिफॉर्म मूवमेंट इन साउथ इंडिया। 1864 में वेद समाज बना मद्रास में। ये ब्रह्मो समाज के प्रिंसिपल को ही फॉलो करता था। चेम्बेटी श्रीधरलू नायडू ये एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे वेद समाज के। वेद समाज बिल्कुल अगेंस्ट में था सुपरस्टिशियस के, ये जो रूढ़िवादिता थी, जो कास्ट सिस्टम था उसके अगेंस्ट में था वेद समाज कि भाई जाति प्रथा भी नहीं होनी चाहिए समाज में, अंधविश्वास रूढ़िवादिता ये भी नहीं होना चाहिए। इवन ये जो वेद समाज बना था ये भी विमेन एजुकेशन के पक्ष में था, विडो रीमैरिज की बात करता था कि भाई औरतों को पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर विधवाएं हैं, बहुत छोटी उम्र में हैं, भाई अभी पूरा जीवन उनके सामने है तो उनकी दोबारा शादी कर ही देनी चाहिए, ठीक है। चेम्बती श्रीधरलू नायडू भी एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे किसके, वेद समाज। बेटा अब हम पढ़ेंगे केंदुकुरी वीर सलिंगम को। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट किया, डिवोट कर दिया गर्ल्स एजुकेशन के लिए। इनका मानना था अगर लड़कियों को पढ़ाया जाएगा तो सोसाइटी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। इन्हें विद्यासागर का टाइटल मिला, विद्यासागर ऑफ साउथ इंडिया। इन्हें किसका टाइटल मिला, वीर सलिंगम को विद्यासागर ऑफ साउथ इंडिया। इनके एफर्ट्स के लिए, इन्होंने विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए जितना काम किया इस वजह से इन्हें साउथ इंडिया का विद्यासागर कहा जाने लगा। इन्होंने एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जिसे कहते हैं हितकर्णी सोसाइटी। इन्होंने तेलुगु लैंग्वेज के जर्नल को स्टार्ट किया और इसमें अपने आइडियाज़ को लिखना चालू किया कि भाई सोशल रिफॉर्म क्यों ज़रूरी है, सोशल रिफॉर्म क्या है, कास्ट इक्वालिटी क्यों होनी चाहिए। उन लोगों ने इनकी राइटिंग्स को भी बहुत सराहा, बहुत अच्छा लिखा। फिर से ध्यान से सुनो, कांदुकरी वीर सलिंगम, इन्हें अपनी पूरी लाइफ को डिवोट किया गर्ल एजुकेशन के लिए। इन्हें टाइटल मिला था विद्यासागर ऑफ साउथ इंडिया का। इन्होंने विमेन को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत काम किया, हितकर्णी सोसाइटी बनाई, तमिल लैंग्वेज में जर्नल लिखना स्टार्ट किया जिसमें अपने विचारों को लिखा सोशल रिफॉर्म के ऊपर, कास्ट इक्वालिटी के ऊपर। अब बेटा हम पढ़ेंगे श्री नारायण गुरु को, जिन्होंने बनाया था किसको, श्री नारायण धर्म परिपालन युग्म को। श्री नारायण धर्म परिपालन युग्म कब बनाया था, 1902 में। श्री नारायण धर्म परिपालन युग्म 1902 में किसने बनाया, श्री नारायण गुरु ने बनाया। इनका बिलीव था कि भैया एक ही कास्ट है, एक ही धर्म है और एक ही भगवान है, एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही भगवान। और इन्होंने इसी आइडिया को पॉपुलराइज किया। बेटा ये खुद भी कास्ट सिस्टम से बहुत परेशान रहे।
ही हैड बीन ऑप्रेस्ड बाय द कास्ट सिस्टम, मतलब जीवन जैसे हम लोग देखते हैं ना कि B.R. अम्बेडकर को भी पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, स्कूल के बाहर उन्हें बैठाया जाता था, तो ऐसे ही श्री नारायण गुरु भी बहुत परेशान रहे इस कास्ट सिस्टम से। उन्होंने भी अनटचेबिलिटी को झेला पूरा जीवन ही लगभग, और इसीलिए बाद में उन्होंने कोशिश मतलब ये ट्राई किया कि भाई मैं ऐसी सोसाइटी को बनाऊं जहाँ पे अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए। अनटचेबल्स को अपलिफ्ट करने के लिए इन्होंने बहुत काम किया। वो व्यक्ति जो ये सारी चीज़ें फेस करता है वो ज़्यादा अच्छे से जानता है कि भाई मैं अगर लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया तो जो मैंने आज फेस किया है कल वो दूसरे लोग भी फेस करेंगे, तो बेटर है मैं अपनी आने वाली जनरेशन्स को इससे दूर कर दूँ। ही रोज अबव कास्ट हायरार्की एंड लर्न संस्कृत। बेटा पहले अनटचेबल्स को संस्कृत पढ़ना अलाउ नहीं था, संस्कृत ब्राह्मण्स की लैंग्वेज मानी जाती थी, पर इन्होंने कास्ट हायरार्की को तोड़ते हुए उससे ऊपर उठते हुए संस्कृत सीखी, बहुत सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए। इन दिस टेम्पल देयर वॉज नो इमेज और आइडल ऑफ डाइटीज। इन्होंने बहुत सारे मंदिर तो बनवाए बेटा, पर मंदिरों में किसी की मूर्ति नहीं, किसी भगवान किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं लगवाई। एक स्टोन को प्लेस किया सिर्फ मंदिर के अंदर, और इस स्टोन पे एक इंस्क्रिप्शन लिखा होता था। बेटा पहले तो इंस्क्रिप्शन का मतलब समझो, जब भी आप हार्ड सरफेसेस पे लिखते हो, जैसे पिलर के ऊपर लिखा, रॉक्स के ऊपर लिखा, स्टोन के ऊपर लिखा, तो हम उसे क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन। बस एक इंस्क्रिप्शन लिखा होता था, एनग्रेव्ड होता था उस स्टोन पे, हियर इज़ द प्लेस वेयर ऑल पीपल लिव इन फ्रेटर्निटी विदाउट कास्ट डिस्टिंक्शन एंड रिलीजियस राइवलरी। ये वो जगह है जब आपस में सब लोग भाईचारे की तरह रह सकते हैं। यहाँ पर इस प्लेस पर कोई कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं होगा। धर्म में जो राइवलरी होती है वो राइवलरी आपको यहाँ इस प्लेस पे देखने को नहीं मिलेगी। एक धर्म अच्छा है दूसरा बुरा है, लोगों के दिमाग में कंटिन्यू यही चलता रहता है ना। तो इन्होंने जो मंदिर बनवाए उसमें कोई मूर्ति नहीं थी, एक स्टोन होता था, उस पर एक ही मैसेज लिखा होता था। वो मैसेज था ये कि भाई ये वो जगह है जहाँ आप आपस में भाईचारा बना के रह सकते हैं। यहाँ पर कोई जात के नाम पर आपसे ऊपर नीचे ऊंच नीच की बात नहीं करेगा। यहाँ पर धर्म में कोई राइवलरी नहीं होगी, कोई कंपटीशन नहीं। बेटा और भी बहुत सारे रिफॉर्मर्स हुए साउथ इंडिया में, जैसे E.V. रामास्वामी नायकर, के केलापन, J.K. माधवन। इन्होंने भी जो ऑर्थोडॉक्स बिलीव थे उनको अपोज किया। दैट अनटचेबल्स कुड नॉट एंटर टेम्पल। और बेटा पहले ये बिलीव था कि भाई अनटचेबल्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग टेम्पल्स में एंट्री नहीं लेंगे। इसको भी इन्होंने बहुत अपोज किया कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स बिलीव है कि मंदिरों में इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के, इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग नहीं जाएंगे, ऐसे सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए। ये कहा दूसरे रिफॉर्मर्स जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, जैसे E.V. रामास्वामी नायकर, के केलापन, J.K. माधवन। अब हम पढ़ेंगे रिफॉर्म मूवमेंट्स अमंग मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के बीच में कौन कौन सी रिफॉर्म मूवमेंट आई, तो द मोहम्मदीन लिटरेरी सोसाइटी, उसे सेटअप किया नवाब अब्दुल लतीफ़ ने। कब? 1863 में। याद रखना, मोहम्मदीन लिटरेरी सोसाइटी किसने सेटअप की? नवाब अब्दुल लतीफ़ ने। कब सेटअप की? 1863 में। इसका एम था मुस्लिम्स में एजुकेशन को स्प्रेड करना या मुस्लिमों को पढ़ाना। इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता था। जो मोहम्मदीन लिटरेरी सोसाइटी थी वहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या थी? इंग्लिश। उनका मानना ये था नवाब अब्दुल लतीफ़ का कि वेस्टर्न एजुकेशन मुस्लिम्स को अपलिफ्ट करने में बहुत हेल्प करेगी। ही बिलीव दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड एनेबल मुस्लिम्स टू कम्पीट एट पार विथ एजुकेटेड हिंदूज। अगर उस मुस्लिम्स को एजुकेटेड हिंदूज़ के साथ कॉम्पीट करना है तो उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने जो मीडियम रखा इंस्ट्रक्शन का वो इंग्लिश रखा, वेस्टर्न एजुकेशन मुस्लिम्स को दी, क्योंकि इनका मानना था कि अगर आपको हिंदूज़ से कॉम्पीट करना है तो आपका बहुत पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे सर सैयद अहमद खान को। सर सैयद अहमद खान इज़ हेल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर। सर सैयद अहमद खान बहुत ही महान समाज सुधारक थे। अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें, इस्लाम की बात करें तो ठीक है, इस्लाम धर्म में जो सबसे महान समाज सुधारक हुए उनका नाम क्या था? सर सैयद अहमद खान। तो बेटा फिर से ध्यान से सुनो, सर सैयद अहमद खान इज़ हेल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर अमंग मुस्लिम। मुस्लिम्स में बहुत महान समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है किसको? सर सैयद अहमद खान को। ही वॉज ऑफ
द व्यू, इनके व्यूज़ ऐसे थे कि जो सोशल प्रैक्टिसेस मुस्लिम्स के बीच में है, जैसे पर्दा सिस्टम, बुर्का रखते हैं ना, पॉलीगैमी, एक आदमी बहुत सारी औरतों के साथ शादी कर सकता है, इसी वजह से मुस्लिम पिछड़ गए हैं। मुस्लिम में जो पर्दा सिस्टम है, बुर्का पहनाया जाता है औरतों को, एक आदमी बहुत सारी औरतों से शादी कर लेता है, जिसे हम पॉलीगैमी कहते हैं, ये मेन कारण है जो मुस्लिमों को पीछे की तरफ धकेलते हैं। वो बहुत चिंता करते थे सर सैयद अहमद ख़ान की, मुस्लिम्स के बीच में एजुकेशन का रेट, लिटरेसी रेट बहुत कम है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो वो चाहते थे कि ये जितने भी इल्स हैं, पर्दा सिस्टम है, पॉलीगैमी है, एजुकेशन की कमी है, इन सब का रेडिकेट करना चाहिए, हट जाना चाहिए। और ये मानते थे कि इंग्लिश एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है मुस्लिम्स के लिए, तो इन्होंने हमेशा एडवोकेट किया है कि इसके लिए, इंग्लिश एजुकेशन के लिए, कि भाई इंग्लिश एजुकेशन होगा तो आप अपने आप को अपलिफ्ट कर पाओगे। वो चाहते थे कि मुस्लिम भी साइंटिफिक नॉलेज को लें, जो बेसिकली जिसे पढ़ाया किसने, वेस्ट ने। मतलब साइंस ऐसा नहीं था कि इंडिया में पहले नहीं था बेटा, पर एक सिस्टमेटिक वे में साइंस को पढ़ाने का काम किसने चालू किया, वेस्ट ने चालू किया। तो वो चाहते थे जिस तरीके से वेस्ट साइंस की तरफ आगे जा रहा है, वैसे ही हमें भी जाना चाहिए। तो हम सब लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना चाहिए। और स्पेशली ये किसकी बात करते थे, मुस्लिम्स की। इन्होंने ट्रांसलेशन सोसाइटी बनाई 1864 में, बाद में इसे साइंटिफिक सोसाइटी कहा गया। तो बेटा सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सी सोसाइटी बनाई थी 1864 में, ट्रांसलेशन सोसाइटी। बाद में इसका नाम क्या पड़ा, साइंटिफिक सोसाइटी। और क्या अब बेटा जो पर्पस था इस सोसाइटी को बनाने का, किस सोसाइटी को, साइंटिफिक सोसाइटी को बनाने का, वो इतना ही था कि बेटा वो जितनी भी बुक्स जो लिटरेचर पे अवेलेबल हैं, साहित्य की जितनी भी किताबें हैं, साइंस की जितनी भी बुक्स हैं, विज्ञान की जितनी भी किताबें हैं, उन्हें काय में ट्रांसलेट कर देना उर्दू में। तो अगर भाई किसी मुस्लिम को इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी वो लिटरेचर पढ़ पाए, साइंस पढ़ पाए, इसलिए इन्होंने सारी बुक्स को काय में ट्रांसलेट कर दिया उर्दू में। सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत सारे स्कूल ओपन किए अक्रॉस इंडिया, भारत के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग प्रोविंसेस में इन्होंने स्कूल ओपन किए। अगर बेटा मैं सर सैयद अहमद ख़ान के बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो वो था उनका मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ओपन करना, इस्टेब्लिश करना। ये कॉलेज उन्होंने कहाँ ओपन किया, अलीगढ़ में। कब किया, 1875 में। बेटा सर सैयद अहमद ख़ान का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को खोलना, एस्टेब्लिश करना। कहाँ पर खोला ये कॉलेज उन्होंने, अलीगढ़ में। कब खोला बेटा, 1875 में। और इसका बेसिक मोटो क्या था, रिफॉर्म लेके आना, सुधार लेके आना। किसमें, मुस्लिम्स में। बेटा जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस थी, जो सुपरस्टिशियस थे, उन सबको दूर करना। और उसको दूर करना है तो मुस्लिम्स को लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा। मुस्लिम्स को नहीं बेटा, जहाँ पर भी हम देखते हैं इग्नोरेंस है, वहाँ पर एजुकेशन ही है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएगी। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था इस कॉलेज में वो था इंग्लिश। और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे बेटा, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, टेक्निकल नॉलेज, ये सब दिया जाता था बच्चों को। वो बच्चे जो यहाँ पर पढ़ते थे वो सिर्फ अलीगढ़ के ही नहीं होते थे, पूरे इंडिया से बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे। और जो मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, बाद में इसे ही हम किस नाम से जानने लगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या नाम से बेटा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और आज से 2-3 साल पहले ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थी। कौन सी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अब हम बात करेंगे कि भाई रिफॉर्म मूवमेंट पारसी कम्युनिटी में कैसे आया। ठीक है, कौन वो लोग थे जिन्होंने पारसी कम्युनिटी को रिफॉर्म करने की बात की। तो बेटा अगर हम पारसी कम्युनिटी में रिफॉर्म की बात करें तो इसको लीड कर रहे थे नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी और फरदून जी। तो अगर हम टू मेजर रिफॉर्मर्स की बात करें पारसी कम्युनिटी के तो वो हैं फरदून जी नौरोजी और दादा भाई नौरोजी। बेटा फिर इन्होंने रहनुमाए माज दायासन सभा बनाई। कब बनाई बेटा, 1851 में। रहनुमाए माज दायासन सभा कब बनी, 1851 में बनी। और ये क्यों बनाई गई थी, पारसी सोसाइटी को सुधारने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए। हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ सोशल एबिल्स होते हैं,
उन्हें दूर भी होना चाहिए। तो उस सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो जानेंगे समझेंगे कि भाई ये गलतियाँ ये बुराइयाँ हम इसे दूर करते हैं। तो ऐसी पारसी कम्युनिटी से कौन निकले? दादा भाई नेहरू जी, फरदून जी, और इन्होंने क्या बनाई? रहनुमाए माज दयासान सभा। कब बनाई? 1851 में। इन्होंने जनरल भी स्टार्ट किए, रस्त गुफ्तार, जहाँ पर इन्होंने रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के बारे में लिखा और कहा कि जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, समाज में बुराइयां हैं, उसका रूट कॉज हमारे ऑर्थोडॉक्स विचार ही हैं। और बेटा इनका जो मेजर मोटिव था वो था गर्ल्स के अपलिफ्टमेंट के ऊपर काम करना, और वो भी किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू। गर्ल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू, कि भाई ये पढ़ जाएंगी तो अपने आप ही अपलिफ्ट हो। बेटा एक और इम्पॉर्टेंट पारसी रिफॉर्मर रहे, वो थे सोहराबजी बेंगोली। सोहराबजी बेंगोली। अब हम पढ़ेंगे रिफॉर्म मूवमेंट्स अमंग द सिख। रिफॉर्म मूवमेंट सिख कम्युनिटी में भी आया, और ये कब स्टार्ट हुआ? 1871 में, 1870s में सिंह सभा के बनने से। ठीक है, तो रिफॉर्म मूवमेंट सिख कम्युनिटी में भी आया। कब आया? 1870 में सिंह सभा के बनने से। ये कहाँ पर बनी बेटा? अमृतसर, लाहौर में। मैंने पहले 1871 बोला था, गलत। 1870 में क्या बनी? सिंह सभा। कहाँ पर बनी? अमृतसर, लाहौर में। और इसने सिख कम्युनिटी में जो भी एविल्स थे, प्रॉब्लम्स थी, उनको सॉल्व करने की कोशिश की। ये जो सभा थी, इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स खोले, एजुकेशन को स्प्रेड किया। आप लोग देखते होंगे, जब मैं इंदौर में पढ़ती थी तो मैंने देखा वहाँ पर खालसा कॉलेज हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं कि खालसा कॉलेज सिर्फ इंदौर में, बहुत सारी जगह आपको खालसा कॉलेज देखने को मिलेंगे। तो जहाँ जहाँ खालसा स्कूल, खालसा कॉलेज देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो रिलेशन था वो सिंह सभा से ही है। भाई इसी से प्रेरित होकर खालसा कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया में बने हैं। कुछ डायरेक्टली रिलेटेड होंगे, एसोसिएटेड होंगे, तो कुछ इनडायरेक्टली। ठीक है, तो जो खालसा कॉलेज है वो अमृतसर में एस्टेब्लिश हुआ कब? 1892 में। और क्यों हुआ बेटा? हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एमंग सिख लोगों में हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, इसीलिए खालसा कॉलेज बना अमृतसर में। कब? 1892 में, 1892 में। ये रहा खालसा कॉलेज अमृतसर। इंदौर का खालसा कॉलेज भी बहुत अच्छा था। अर्ली 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और रिफॉर्म आया, जहाँ पर गुरुद्वारास को फ्री कर दिया गया महंत के कंट्रोल से। महंत कौन होते थे बेटा? सिख प्रीस्ट। जैसे हम बोलते हैं ना पंडित, शास्त्री, जो मंदिरों के ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल ही रखते थे, वैसे ही सिख में भी गुरुद्वारा के ऊपर किसका कंट्रोल होता था? महंत का। तो सिख प्रीस्ट के कंट्रोल से गुरुद्वारा को बाहर निकाला गया अर्ली 20th सेंचुरी में। इस मूवमेंट को हेड कर रहे थे कौन? अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। इस मूवमेंट को, किस मूवमेंट को? कि भाई गुरुद्वारा को महंतों से फ्री किया जाए, महंत के कंट्रोल से फ्री किया जाए, सिख प्रीस्ट से फ्री किया जाए। इसके लिए काम कौन कर रहे थे? अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। और जल्दी ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला। जो महंत थे उनसे कंट्रोल ले लिया गया, जो सिख प्रीस्ट थे उनसे कंट्रोल ले लिया गया, और फिर डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आ गए गुरुद्वारास? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास अब गुरुद्वारा का मैनेजमेंट आ गया था। अब हम पढ़ेंगे प्रोग्रेस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। द रिफॉर्म मेजर्स वर इंडिविजुअल लेड मूवमेंट। जो रिफॉर्म मेजर्स थे बेटा वो कैसे थे? इंडिविजुअल लेड मूवमेंट्स थी। कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट तो नहीं था, 2-4-10 लोगों का ग्रुप था। अब जैसे मैं राजा राम मोहन रॉय की बात करूँ या दयानंद सरस्वती की बात करूँ, तो इनके कोई बड़े बड़े ग्रुप तो थे नहीं, ना इन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी। तो ये इंडिविजुअल लैंड मूवमेंट्स ही थी, इन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट तो प्राप्त था नहीं। राजा राम मोहन रॉय खड़े हुए, उनके पीछे 4-5 लोग खड़े हो गए, ये बात अलग थी कि भाई एक ग्रुप था। पर हम इसको ये कहेंगे कि भाई इंडिविजुअल लैंड मूवमेंट थी, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था। फिर भी जो रिलेंटलेस एफर्ट थे हम इंडिविजुअल्स के, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया कि भाई आप कुछ लॉस को पास करो, सती प्रथा बंद कर दो, विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दो, मैरिज की कुछ एज फिक्स कर दो जिससे चाइल्ड मैरिजेस ना हों। तो भाई इंटरकास्ट और इंटर कम्युनिटी मैरिजेस को लीगलाइज कर दिया गया कि भाई आप इंटरकास्ट मैरिजेस कर सकते हो, इंटर कम्युनिटी मैरिजेस हो सकती हैं।
इंटर कम्युनिटी बोले तो कम्युनिटी के बाहर जाके भी शादी कर सकते हो, जात मतलब कास्ट से बाहर जाकर भी आप शादी कर सकते हो। ये लीगलाइज कर दी गई 1872 में। आप इंटर कम्युनिटी मैरिजेस कर सकते हो, इंटर कास्ट मैरिजेस कर सकते हो। इन सबको लीगलाइज कब कर दिया गया? 1872 में। जो लीगल एज थी मैरिज की गर्ल्स के लिए उसे फिक्स किया गया 12 ईयर्स, ठीक है, एज पर द एक्ट ऑफ 1891। बाद में शारदा एक्ट आया 1929 में, तो एज 14 ईयर्स कर दी गई। और आज एज कितनी है बेटा? 18। तो पहले 1891 में क्या एज डिसाइड की थी लड़कियों के लिए? 12 ईयर्स। फिर 1829 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 14 ईयर्स। मैरिजेस ऑफ बॉय बिलो द एज ऑफ 18 वॉज इलीगल। और अगर लड़का 18 साल से छोटा और आपने उसकी शादी कर दी तो उसे इलीगल घोषित कर दिया गया कि भाई आप शादी करोगे तो हो सकता है आप जेल में भी चले जाओ। और फिर बात की गई कि भाई विमेन को भी प्रॉपर्टी में राइट दिया जाए, जो अनटचेबल्स हैं उन्हें टेम्पल्स में एंट्री दी जाए, और इसे लीगलाइज किया गया। अनटचेबल्स की टेम्पल एंट्री को लीगलाइज किया गया एक एक्ट के थ्रू। वो एक्ट आया 1930s में। और एक एक्ट नहीं आया बेटा, 1 2 3 बहुत सारे एक्ट्स आए जिनके थ्रू अनटचेबल्स को टेम्पल एंट्री की स्वीकृति दी गई कि भैया आप लोग जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एक्ट कब आए? 1930s में। बेटा जब 1930s बोलते हैं मतलब 31 32 मतलब 40 तक, 39 तक कुछ भी हो सकता है, 39 तक, 40 तक नहीं, 39 तक। सिंस दो मोस्ट ऑफ दीज एक्ट वर नेवरली स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। बेटा भले ही ये लॉज 1800 में बने हो, 1900 में बने हो, पर टिल डेट इन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया ही नहीं जा सकता। बेटा आज भी आप इंटीरियर विलेज एरिया में देखोगे तो वहाँ पर अभी भी छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती है, अनटचेबल्स को बैड ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हमने कभी ये जो एक्ट थे उन्हें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, या हम मूर्ख हैं कि हमने इन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, छोटे छोटे बच्चों की शादी करते रहे। अनटचेबल्स को आज तक हम बैड ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अनटचेबिलिटी आज भी आपको इंटीरियर विलेजेस में देखने को मिल जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ प्रेस। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था 19th सेंचुरी का, वो था प्रेस, बर्थ ऑफ प्रेस, ठीक है। न्यूज़पेपर आने लगे, जर्नल्स आने लगे, है ना। तो जो रिफॉर्मर्स थे वो अपनी बातों को अब लिखने लग गए कि भाई तुम्हें बोला हुआ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ के समझो। कि और दूसरा, जब आप बोलने की बात करते हो तो आप 100 लोगों के सामने बात कर सकते हो, 200 लोगों के सामने बात कर सकते हो, पर आपको अपनी बातों को लाखों लोगों तक पहुंचाना है तो इसको न्यूज़पेपर के थ्रू ही पहुंचाया जा सकता है, जर्नल्स के थ्रू पहुंचाया जा सकता है। तो रीजनल लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर आने लगे, जर्नल्स आने लगे। और ये जो न्यूज़पेपर थे, जर्नल्स थे, इन्होंने उन लोगों को बहुत ज़्यादा सराहा जो डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे, जो सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए काम कर रहे थे। और बेटा न्यूज़पेपर में ये जो न्यूज़पेपर्स थे, ये जो जर्नल्स थे, ये अपराइज करते थे, मतलब लोगों को आगाह करते थे, समझाते थे, बताते थे, इन्फॉर्म रखते थे जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे थे वर्ल्ड में। अच्छा, इन न्यूज़पेपर्स ने राजा राम मोहन रॉय की बातों को, दयानंद सरस्वती की बातों को बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और कितने ही आर्टिकल्स ऐसे लिखे जो स्वामी दयानंद सरस्वती की, विवेकानंद की तारीफ़ करते थे, क्योंकि ये लोग सोसाइटी को डेवलप करने की बात करते थे, सोसाइटी के जो एविल्स थे उन्हें एरेडिकेट करने की बात करते थे। वर्ल्ड में भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे थे वो भी न्यूज़पेपर में आते थे, जिससे लोग समझ जाएं, जान जाएं कि भाई ओवरऑल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की, पेट्रियाटिज़म की, राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की, वो भी लोगों में इंस्टिल की गई। किसके द्वारा? प्रेस के द्वारा। कई बार हम लोग कुछ चीज़ के रिगार्ड में सोचते ही नहीं है, पर कहीं पर हम कोई आर्टिकल पढ़ ले तो हम भी सोचना चालू करते हैं, यार भाई मेरा भी तो देश है। तो प्रेस ने इस फीलिंग को भी इंस्टिल किया लोगों के दिमागों में। कुछ न्यूज़पेपर जैसे कि हिंदू, इंडियन मिरर, ट्रिब्यून, केसरी, मराठा, स्वदेश मित्र, ये ऐसे न्यूज़पेपर थे। कौन कौन से न्यूज़पेपर की बात की बेटा हमने? द हिंदू, द इंडियन मिरर, ट्रिब्यून, केसरी, मराठा, स्वदेश मित्र, प्रभाकर, द इंदु प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका। इनने का एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पाइवटल रोल रहा फ्रीडम मूवमेंट को स्प्रेड करने में, है ना। तो ये न्यूज़पेपर के 1 2 नाम याद रख लेना: हिंदू, इंडियन मिरर, ट्रिब्यून, केसरी, मराठा, स्वदेश मित्र, प्रभाकर,
इंदु प्रकाश, अमृता बाज़ार पत्रिका, ये ऐसी जर्नल्स थे, न्यूज़पेपर्स थे जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। इंडियंस अवेकन थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। हम इंडियंस अगर जाके हैं तो हमारी अवेकनिंग के लिए बहुत ज़्यादा श्रेय किसको जाता है? सोशल रिफॉर्मर्स को जाता है, प्रेस को जाता है, जिन्होंने नेशनल मूवमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, हमारी सोच को बदला, हमें जगाया, हमें अवेकन किया। जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की वो प्रेस के थ्रू और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई, और ये ही ग्रो फ्यूल्ड फ्रीडम स्ट्रगल था जिसकी वजह से फाइनली 1947 में 1947 में हमें आज़ादी मिल गई।